एक दफा दूध पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के लेक्चर में एक तो हम देखेंगे कि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में जो जॉब्स आई हैं स्टेनोग्राफर्स की, वो कितनी अहमियत की हामिल हैं, और साथ में हम देखेंगे कि हम इस टेस्ट की अच्छी प्रेपरेशन, बेहतरीन प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और बच्चों के कुछ सवाल थे जो ड्यूरिंग प्रेपरेशन प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे, और लास्ट में कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगा, और सबसे आखिर पे जो है ना वो एग्जाम में अच्छे नंबर लेने का वजीफा बताऊंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जॉब्स हैं वो कितनी अहमियत की हामिल है। देखें, जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में स्टेनोग्राफर्स की जॉब्स आती है ना, ये शॉर्ट हैंड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। समझ ले, ये गोल्डन चांस है। इसके लिए बच्चे पूरा पूरा साल जो है वो इंतजार करते हैं, इसकी प्रेपरेशन करते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो ये कि सेक्रेटेरिएट का जो सैलरी पैकेज है ना वो अच्छा है। इंटर बेस पे इस टाइम जो करंट सैलरी चल रही है ना स्टेनोग्राफर की, वो तकरीबन 80+ है। अभी कुछ जो है वो एक आधा अलाउंस वोट जो है वो इंक्रीज होने जा रहा है, उसकी भी चल रही है समरी। देखिए क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा, शायद ताड़े आने वाला भी है। तो बहरहाल अभी जो करंट चल रही है वो तकरीबन 80+ है, ठीक है ना। इंटर वाले को 80+ पैकेज मिल जाए, मेरा ख्याल है इससे वही इंटर वाले के लिए कोई और जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। बाकी फील्ड्स में तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि FA करके या BA करके या ICOM करने के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हो, नहीं मिलती। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो है ना वो सेक्रेटेरिएट में सबसे बड़ी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, ये वो लाहौर के रहने वालों के लिए है। यानी जो लाहौर के रिहायशी है ना, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह के जो स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरिएट में आता है, बल्कि जितनी भी जॉब सेक्रेटेरिएट की जो आती हैं उनमें लाहौर से बाहर पोस्टिंग नहीं होती। ये सबसे बड़ा आपको एज है। अब जो पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हुए थे बच्चे, उनमें से अक्सर जो है वो बेचारे गए हैं आउट स्टेशन, आउट ऑफ सिटी पोस्टिंग हो गई है उनकी। अपनी अकेडमी के 2 बच्चे जो है उनको बाहर भेजा, तो एक गुजरावाला मेरा हाला भेजा, बाकी की हाँ लाहौर में ही भैया, यानी उधर बाहर भेज देते हैं। यहाँ पे ये फायदा है कि आपको यहीं लाहौर में रखा जाएगा। और एक और बड़ा फायदा है कि सेक्रेटेरिएट में आने के बाद पोस्टिंग के हवाले से आप SNGAD जैसे जो है वो पावरफुल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, जहां से पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को डील किया जाता है। उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, उनकी इंक्वायरी, उनकी प्रमोशन, हर चीज यहाँ पे डील होती है। सेक्रेटेरिएट जो है ना, ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। पूरे सूबे को ना यहीं से कंट्रोल किया जाता है। सारी डायरेक्शंस जो है वो यहीं पे, जो क्रीम होती है ना ऑफिसर्स की, जो ब्यूरोक्रेसी मेन है वो यहीं पे बैठती है। यानी अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो पूरे पंजाब के फाइनेंस को डील करता है। हेल्थ की बात करें, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है जो पूरे सूबे की हेल्थ को कंट्रोल करता है। होम डिपार्टमेंट है, वो पूरे सूबे की सिक्योरिटी को देखता है। यानी ओवरऑल जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है ना, वो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद आप CM ऑफिस में जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं, गवर्नर हाउस में ड्यूटी कर सकते हैं, इसी तरह मिनिस्टर्स के साथ ड्यूटी कर सकते हैं, सेक्रेटरीज जो हैं वो उनके साथ ड्यूटी कर सकते हैं। यानी पोस्टिंग्स भी अच्छी मिलती हैं। ये अपॉर्चुनिटीज आपको सिर्फ सेक्रेटेरिएट में रहते हुए ही मिल सकती हैं। बाहर का स्टाफ जो है वो ना मिनिस्टर के साथ आता है, ना सेक्रेटरीज के साथ आता है, ना ही गवर्नर हाउस में उनको पोस्टिंग देते हैं। ये जो यहाँ के फिर गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट में अगर आप पोस्टिंग लेते हैं, वहां पे फिर एक और जो मैंने 80 बताया ना, इससे ऊपर एक अलाउंस एक्स्ट्रा है। यानी जितनी आपकी बेसिक पे है ना, वो एक्स्ट्रा एक और आपको मिलती है अगर आप CM हाउस या गवर्नर हाउस जाते हैं। यानी मिसाल, एक बंदा है उसकी 30,000 रुपया बेसिक पे है, अब वो यहाँ पे 80 ले रहा है, वहां जाएगा 30 और ऐड कर लें, 110 पे पहुंच गया। यानी एक अलाउंस उसको फिर वहां जाके एक्स्ट्रा मिलता है। फिर यूटिलिटी बिल्स वगैरह डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। ये फैसिलिटीज होती हैं बंदे को, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्या बयान। अच्छा, ये हो गया। और फिर सबसे बड़ी बात देखें, जो स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरिएट में आता है, पूरे सूबे के अंदर कोई इदारा ऐसा नहीं है जहां पे आपको PMS में प्रमोशन मिलती हो। सेक्रेटेरिएट में ये फायदा है कि जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ होता है उसको PMS में प्रमोशन मिलती है। ये जो CSS और PMS आपको पता है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर आपने सुना हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर, DCs, वो इस लाइन में चले जाते हैं बाय प्रमोशन। ये फायदा आपको यहीं पे रह के होता है, अदरवाइज बाहर आपको ये फायदा नहीं होता। फिर जो है वो सैटरडे संडे ऑफ होता है। फील्ड फॉर्मेशन में ये फायदा भी नहीं है, वहां पे भी हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं होती, और छुट्टी का मजा ही तब आता तब 2 छुट्टियां हो, वरना तो रात को सो तो सुबह उठे छुट्टी हो जाती है। यहाँ पे ये भी फायदा है, मेन ब्यूरोक्रेसी है, इस वजह से जो है वो कुछ इदारे हैं, जैसे पंजाब पुलिस का सिर्फ IG ऑफिस जो है उसको सैटरडे संडे ऑफ होता है, हमें सेक्रेटेरिएट वालों को ऑफ होता है, और एक आधा मेरा और शायद इदारा है, मेरा शायद यही है।
इनको यानी चंद 2-4 गिने चुने हैं जिनको हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, अदरवाइज हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं होती। तो ये चंद बेनिफिट्स थे इसके जो सेक्रेटेरिएट की जॉब की अहमियत के हवाले से जो है मैंने बयान किए। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना एक सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी ही अहम जॉब्स हैं ये, तो फिर जाहिर बात है उसकी प्रेपरेशन भी उस किस्म की होनी चाहिए, खास किस्म की प्रेपरेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में ना देखें, अगर आपने बड़ी ही बेहतरीन प्रेपरेशन करनी है ना, उसके लिए एक बेहतरीन किस्म का गोल भी होना चाहिए। अगर आपका गोल सिर्फ टेस्ट पास करना है तो फिर आप सुस्त हो जाएंगे। आपका गोल टेस्ट पास करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल पोजीशन लेना होना चाहिए। देखिए इंसान सुस्त नहीं होता, इंसान के जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना वो उसको सुस्त बना देते हैं। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैंने सिर्फ टेस्ट पास करना है, ठीक है ना, तो फिर शैतान वसवसे डालेगा, फिर वो आपके ज़हन में डालेगा कि यार इतनी सीटें हैं, ठीक है ना, इतना कंपटीशन भी नहीं होता, बाकी जॉब्स की निस्बत यहाँ पे कंपटीशन कम है, फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें से कई ऐसे हैं जिनको शोर हटाती भी नहीं, इस तरह के बहानेबाजियां आपके ज़हन में आएंगी, ठीक है ना, फिर आप लेजी हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सोचते हैं कि मैंने पोजीशन लेनी है तो फिर आपको पता होगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, यही चीज आपको हर वक्त मोटिवेट करेगी। फिर देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है बड़े गोल का, अगर आपने छोटा गोल सेट किया होता है ना, जैसे मैंने बताया कि बंदा लेजी हो जाता है, अगर बड़ा गोल सेट किया हो ना तो फिर ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलेगी। यानी आप रात को अगर सोने लगे ना, पढ़ रहे हैं आप, आपका दिल करता है मैं सो जाऊं, तो फिर खुद ही अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार काम जो है ना वो ज्यादा है और वक्त जो है वो कम है, बंदा खुद ही मोटिवेट होता है। इसलिए आपने यही अपना गोल सेट करना है। सारे बच्चों ने ये नहीं सोचना कि टेस्ट पास करना है, ये सोचना है कि मैंने जो है वो पोजीशन लेनी है, फिर ही आप मोटिवेट रहेंगे। आपको मोटिवेशनल वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। देखिए अभी आपके पास जॉब नहीं है ना, अभी आपका पहला टारगेट यही है कि मुझे जॉब मिल जाए। जब आपको जॉब मिल जाएगी ना, फिर आपकी पहली प्रायोरिटी ये हुआ करेगी, ख्वाहिश ये हुआ करेगी कि प्रमोशन जल्दी हो जाए। और कई ऐसे बच्चे हैं जो जॉब लगने के बाद भी पछताते हैं। अब ये सुनने को बड़ी अजीब बात है कि यार जॉब लग के भी बंदा पछता सकता है, पछताते हैं वो लोग जो मेरिट में नीचे होते हैं। अब जो मेरिट में ऊपर होते हैं ना, उनकी 3-4 साल बाद प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है, और जो मेरिट में नीचे होते हैं बेचारे, जो ऊपर होते हैं उनकी 3-4 साल बाद, जो नीचे होते हैं बेचारे 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं उनको, यानी इतना गैप आ जाता है। मेरा जो बैच था ना वो 272 लोगों का बैच था। अब हम जो स्टार्टिंग में थे ना, हमारी चौथे साल के बाद प्रमोशन स्टार्ट हो गई थी। अब तक मैं 2 प्रमोशन ले चुका हूँ, और हमारे बैच के कई जो हैं लड़के, उन्होंने अब आके रिसेंटली पहली प्रमोशन लिया। उनको 10-10 साल लग गए एक प्रमोशन लेने में। क्या नुकसान हुआ? जो मेरिट में नीचे थे उसकी वजह से। यानी जॉब लगने के बाद भी बंदा पछताता रहता कि यार काश मैंने उस टाइम पढ़ा होता। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे, शॉर्ट हैंड में अच्छे नंबर होंगे, टाइपिंग में अच्छे नंबर होंगे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर होंगे, डिग्रीज में। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका मेरिट बनता है। बात बात ऐसे होता है जब रिजल्ट आता है ना, टाइपिंग का आता है, शॉर्ट हैंड का आता है, तो बच्चे ऐसे टॉप में ऊपर जा रहे होते हैं, जब उनको पता होता है मेरा टेस्ट अच्छा हुआ, पूरा यकीन होता है। लेकिन जब इंटरव्यू होता है उसमें कहीं ना कहीं नंबर कम आ जाता है, या किसी एक एरिया में कम आ गए, तो पता लगता है वो 5वें नंबर पे था, वो 100 से ऊपर चला गया। यानी सारी चीजें मैटर करती हैं, ये सारे नंबर्स कैलकुलेट होंगे, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। और जो पीपीएससी ने मेरिट शो किया, मजेदार बात है, पूरी सर्विस वही आपका मेरिट नंबर रहना है। यानी जब भी मिसाल के तौर पे आप अपने बैच पे 10वें नंबर पे हैं, जब भी आपके बैच की प्रमोशन शुरू होगी पहले 10 में आपका नाम आएगा, और जो एंड पे है उसने हमेशा एंड पे ही रहना है। अब आप डिफरेंस देखना, एक बंदा है वो 200 का बैच है, वो 200 नंबर पे है, तो उसने तो बेचारे ने प्राइवेट सेक्टर ही रिटायर हो जाना है। और जो पहले 5-10 में है वो डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी तक भी लोग पहुंच जाते हैं, 19 स्केल में पहुंच जाते हैं, इतनी प्रमोशन होती है। यानी ये सारी चीजें मैटर करती हैं। खाली ये नहीं कि आपने टेस्ट पास करके चले गए, आपका मेरिट जो है वो मैटर करता है। जितना मेरिट में ऊपर होंगे, उतने जितने मार्क्स अच्छे होंगे, उतनी ज्यादा प्रमोशन भी होगी। तो अब ये दूसरी बात जो है वो आपने ये याद रखनी है कि मेरिट के हिसाब से आपने चलना है, इसकी प्रेपरेशन अभी से करें। यानी सिर्फ टेस्ट का ना सोचें, अभी आगे प्रमोशन का भी अभी से सोचें, फिर ही प्रेपरेशन होगी। अच्छे मार्क्स लेके जो है ना वो आगे जाना है। लेकिन अब देखें, फिर जाहिर सी बात है, अगर आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। वो कहते हैं गिव एक्स्ट्रा टेक एक्स्ट्रा, तो इसी मेहनत भी करना पड़ेगी। अगर रूटीन में भी 2 घंटे पढ़ रहे तो भी 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से ना हम लोग इस तरफ भी नहीं आते। हम में से अक्सर जो बच्चे हैं ना वो शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। हम कहते हैं रात को कोई पेपर हमारे हाथ लगे, जो सुबह पेपर में आ जाए तो हमारा बेड़ा जो है ना वो पार हो जाए। इसी चक्कर में हम सारा साल रहते हैं। इसको मैं आपको समझाने के लिए ना एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा। एक ना बुजुर्ग थे, उनका एक नौजवान बेटा था, तो वो किसी गांव में रहते थे। एक दिन वो बाबा जी सुबह उठे ना, तो उन्होंने देखा कि आटा और चावल जो है ना वो खत्म होने वाले थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ जाके ना शहर से आटा और चावल ले आओ, क्योंकि थोड़े ही रह गए, खत्म होने वाले हैं। बेटे ने कहा अब्बू जी सुबह जाऊंगा। तो बाप ने कहा चलो ठीक है सुबह चले जाना।
सुबह हुई, तैयार हुआ जनाब, शहर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वापस आ गया। वापस आया, अब्बू ने पूछा कि वापस क्यों आ गया? कहता वो जो शहर को जाने वाला रास्ता है ना, उधर जो ब्रिज बना हुआ है, पुल है जो, वो टूटा हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जब ठीक होगा तो मैं चला जाऊंगा। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा वो दूसरा रास्ता भी तो है, एक लंबा वाला रास्ता, वहां से चले जाओ तुम। उसने कहा वो पापा जी बड़ा लंबा रास्ता है, एक तो बड़ा टाइम लग जाता है, फिर बड़ी मुशक्कत करना पड़ती है, तो थोड़े दिन की बात है, वेट कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा फिर चले जाएंगे। बाप उसकी शक्ल देखता रहा। तुम पता आजकल की औलाद भी देखनी होती है। चुप कर गया बेचारा, उसने कुछ ना कहा। उसने कहा ठीक है बेटा, थोड़े दिन बाद चले जाना। 3-4 दिन गुजरे, बाप फिर सुबह उठा, अब देखा आटा और चावल ना थोड़े से ही रह गए थे। तो उसने बेटे को जल्दी से उठाया और कहा कि जाओ जाके ना आटा और चावल शहर से लेके आओ, क्योंकि थोड़े से रह गए, खत्म होने वाले हैं। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। तैयार श्यार हुआ जनाब, शहर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गया। आगे फिर वही रोने लग गया। कहता कि वो पुल तैयार हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया, मैंने गाँव वाले से पता किया, वो उन्होंने बताया कि इस डेट तक जो है ना ये ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं चला जाऊंगा। बाप ने कहा बेटा मर्जी है तुम्हारी, जो चाहो करो। तो फिर कुछ दिन गुजरे। अब वो जो पुल की कंस्ट्रक्शन का मुकर्ररा वक्त था ना, वो भी गुजर चुका था। मिसाल के तौर पे 10 तारीख उन्होंने दी, तो 10 तारीख भी क्रॉस कर गई। एक दिन बाप सुबह उठा, देखा आटा और चावल बिल्कुल खत्म हो गए, कतरा भी ना बचा। अब उसने बेटे से कहा कि बेटा जाओ जल्दी से लेके आओ, क्योंकि खत्म हो गया सब कुछ, अब वापिस आना शहर, जाओ जाके लेके आना। वो जनाब उठा, तैयार हुआ, शहर के लिए निकल पड़ा, फिर मुंह चुक के वापस आ गया। अच्छा, इस बार वापस आया ना तो मुंह लटका हुआ था। बाप ने पूछा क्या हुआ? कहता है वालिद साहब वो पुल तो ठीक हो गया था, लेकिन वो सैलाब का एक रेला आया, वो पूरा पुल बहा के ले गया, और वो जो दूसरा रास्ता था ना, लंबा वाला रास्ता, वो भी पानी की जद में आ गया, वो भी नहीं बचा। अब शहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, अब हम भूखे ही रहेंगे, अब खाने के लिए कुछ नहीं आएगा। तो बाप ने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, और मुझे पता था ये होना है, क्योंकि जिस दिन तुम गए थे तुमने देखा था कि पुल टूटा हुआ है, तुम्हें उसी दिन दूसरे रास्ते से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने आसान रास्ते का इंतखाब किया, तुमने मेहनत से जान छुड़ाई। बिल्कुल यही कुछ ना हम लोग करते हैं। जैसे वो पुल के ठीक होने का इंतजार कर रहा था ना, हम लोग जॉब्स के आने का इंतजार करते हैं। मैसेज कर करके पूछेंगे कब आ रही है सर, पता करके बता दे जरा। तैयारी नहीं करनी, बस मैसेज कर रही है जनाब कब आ रही है, अच्छा अगले महीने आ रही है। और जब जॉब आती हैं फिर ऐसे जैसे नेरी में शापर आते हैं ना, उस तरह बच्चे अकेडमियों का रुख करते हैं। पहले पूरा साल जाया कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट्स की तलाश में रहेंगे, एंड पे फिर यही हाल होता है। जैसे वो पुल, पानी जो है वो पुल को बहा के ले गया, पढ़ने लिखने वाले बच्चे आपकी नौकरियां बहा के ले जाएंगे, आप शक्ल देखते रह जाएंगे। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई मेरे, खाली टैलेंट से कुछ नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि हम बड़े टैलेंटेड हैं, हम जब आखिरी दिनों में पढ़ेंगे, जैसे बीए की तैयारी होती है चुल्ली की तरह, उनको लगता है कि एंड पे हम बड़े टैलेंटेड हैं, हम जनाब एंड पे 2 हफ्ते पढ़ेंगे तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। खाली टैलेंट काफी नहीं होता, कामयाब होने के लिए मेहनती होना जरूरी है। कई ऐसे लोग आप जिंदगी में देखेंगे अपनी, जो बड़े टैलेंटेड है लेकिन मेहनती नहीं है, मेहनत से भागते हैं, 2 घंटे पढ़ लें तो थक जाते हैं, नहीं कामयाब होते। ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो इतने ज़हीन नहीं है, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लें, वो नहीं ज़हीन है, पढ़े लिखे नहीं है, मेहनती बड़े हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, कामयाब हैं। इसलिए मेहनत करें, काम से ना घबराया करें, मेहनत से ना घबराया करें। जो थकावट होती है, जब आप थक रहे ना, मैं हमेशा कहता हूं जब थक रहे हो ना, उसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रेपरेशन करो। थकने तक तो सारे ही करते हैं ना, गिव एक्स्ट्रा टेक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तभी हो जब आप थक गए, आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब आपको पता है असल काम मेरा अब शुरू है। अब जो ऊपर आपने घंटा लगाना है ना, वही असल काम है। मुझे 10 साल हो गए तकरीबन प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है ना, आपके सामने पढ़ाते मुझे कितने साल हो गए, आज तक मेरी आदत है इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करने के बाद भी, आज भी मैं 24 घंटे में से तकरीबन 20 घंटे काम करता हूँ। 20 घंटे, सिर्फ 3 से 4 घंटे मैं सोता हूँ। आप यहां से आपकी एकेडमी क्लोज करने के बाद भी जाके मैं काम करता हूँ। सिर्फ मैंने 1 या 2 बजे सोना था और सुबह फिर 4:30-5 बजे फिर उठ जाना नमाज में, उसके बाद नहीं सोना। अभी तक मेरी ये रूटीन है। इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करने के बाद भी अगर मैं आज भी 20 घंटे काम कर रहा हूं, तो फिर आपको तो 24 घंटे करना चाहिए। आपका तो अभी स्टार्ट है, आप 2 घंटे करके कहते हैं हम थक गए हैं। जरा बाहरों घूम आइए, जरा मूवी देखिए दोस्तों के साथ, मेहनत किया करें, मेहनत से ना घबराया करें, पढ़ा करें। अच्छा, ये कुछ बातें नेक्स्ट जो है वो सिलेबस के हवाले से थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि चैनल पे अक्सर लोग कमेंट्स करके बार बार पूछते हैं कि सर सिलेबस बता दें कि हम क्या क्या चीजें तैयार करें। उसमें पीपीएससी का वैसे क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। एक वक्त था जब सिर्फ 700 कॉमन वर्ड से टेस्ट आता था, फिर कुछ अरसा जो है वो ऑफिशियल भी आता रहा है, लेकिन अब जो 1-2 सालों से पैटर्न चल रहा है ना, उसमें कुछ मिक्सअप आ रहा है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को ऑफिशियल के साथ कोई कॉमन वर्ड मिक्स आ जाती है, किसी को इंस्ट्रक्टर का पैरे के साथ वो न्यूज़पेपर मिक्स आ जाता है। तो इसके लिए चंद चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस, वो आपने लाजमी कवर करना है।
एक तो अजमेर ये लिख लें बेशक चीजें, अजमेर शॉर्ट हैंड गाइड के 50 ऑफिशियल पैराग्राफ्स वो आपने करने हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो इंस्ट्रक्टर के कम से कम आखिरी 8 पैरे तो लाजमी करें ना, जो 217 से ऑनवर्ड है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता इतना तो फिर उसमें ये है कि चलो अगर टाइम मिलता है तो फिर आप बाकी भी शुरू से जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम 219 से 200 में रहना 109 से स्टार्ट किया अजमेर के, 106 से स्टार्ट किया। अगर आपके पास टाइम है तो आप 106 से स्टार्ट कर ले। अगर इतना वक्त नहीं है तो कम से कम जो है वो आखिरी 8 पैराग्राफ्स वो काफी दफा पेपर में आए हैं वो आप जरूर करें। उसके अलावा 700 कॉमन वर्ड्स वो आपको सारी करना पड़ेगी। उसमें भी अब ये गैस के चक्कर में ना रहे, गैस के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना वरना गैस निकल जाएगी पेपर वाले दिन। ये जो गैस वाले बच्चे होते हैं ना ये अक्सर फेल हो जाते हैं बेचारे, गैस के चक्कर में कभी ना रहे। शॉर्ट जरूर कर ले सिलेबस को बेशक, हम ना शॉर्ट करके भी इसमें से गैस तलाश करते हैं। पहले कहेंगे सर ये बता दें क्या करना है, शॉर्ट करा के कहेंगे इसमें से भी बता दे बारह क्या है, जैसे रात को पेपर मैं नहीं बनाना है सुबह आपको देने के लिए। अच्छा ये हो गया अजमेर के ऑफिशियल 50 हो गए, 700 कॉमन वर्ड सारी हो गई, इंस्ट्रक्टर के 8 लास्ट लाजमी, अगर टाइम मिलता है तो फिर बाकी भी आप कर ले। उसके अलावा मुल्तानी साहब वाली जो बुक है उसके ऑफिशियल पैराग्राफ्स, जर्नल और न्यूज़पेपर ये सेम ही है, उसको जर्नल का नाम दिया हुआ है। उसके अलावा उसके जो से बिजनेस पैराग्राफ, इन सब की मैंने अलग अलग प्ले लिस्टें बना के आपको मैसेज भी कर दिया, चैनल पे सारे रिकॉर्डेड है। ऑफिशियल के कुछ रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला एक आधे हफ्ते में इंशाल्लाह ताला उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये अच्छा ये चीजें हो गई। उसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो कम से कम एक जो है ना वो डेली का न्यूज़पेपर का अनसीन पैराग्राफ वो आप जरूर करें विद लॉन्ग हैंड। तो ये इसका सिलेबस था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने किए थे कि हमें ये जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं ड्यूरिंग प्रेपरेशन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे ने सवाल किया था कि, बल्कि चंद बच्चों ने किया था, मैंने इसको एक एक करके लिख लिया, अलग अलग नहीं लिखे बच्चों के। पहला क्वेश्चन तो किया गया वो ये कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं बच्चों की। इज कहाँ लगा, सॉरी एज हैज की, इज की भी हो गई, आर की, उसके अलावा एस कहाँ लगाना है, एस ई एस, आई एस, ई डी, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो बच्चे करते हैं। इसमें 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। आपकी पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि आप फ्रंट पे बैठे, ठीक है ना। जितना आगे बैठेंगे उतनी आवाज क्लियर आप तक पहुंचेगी। देखिए शॉर्ट हैंड में कोई क्रिएटिविटी तो है नहीं, ये तो नहीं है ना कि पैरा आपने खुद से क्रिएट करना है या ऐसे राइटिंग है कोई आपने ऐसे बनाना है, ऐसा तो नहीं है। जो लिखवाया रहेगा वही लिखना है ना। अगर मैंने सर्विस बोला तो आपने सर्विस ही लिखना है, अगर मैंने सर्विसेज बोला तो आपने सर्विसेज ही लिखना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है कोई मुझे बताए, कोई मुश्किल काम है। मैंने एक्सपेक्ट बोला है या मैंने एक्सपेक्टेड बोला है, सिंपल सी बात है। अगर मैंने ईडी बोला तो आपने लगाना है, नहीं बोला तो नहीं लगाना। खुद से तो नहीं आपने पैरा क्रिएट करना, लेकिन फिर भी हम छोड़ देते हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपने फ्रंट पे बैठना ताकि आवाज क्लियर जाए। पहली बात कि आपने फ्रंट पे बैठना, दूसरा फोकस बनाना है आपने अपना। हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं जब डिक्टेशन चल रही होती है ना, अब वो जैसे नमाज में ख्यालात आ रहे थे ना, वैसे डिक्टेशन में भी हम सोचना शुरू कर देते हैं, स्टोरियां ज़हन में आना शुरू हो देंगी। अब जैसे अब ये देखें ना, ये ऐसी मिस्टेक्स हैं कि ये अगर आप फोकस से सुनो तो ये मिस होने वाला काम ही नहीं है। मैंने बताया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने सर्विस बोला या सर्विसेज बोला, सिंपल बात है, सर्विसेज बोला आपने बड़ा सर्कल लगा देना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। सुन के ही लिखना है ना, खुद से तो नहीं लिखना। तो अगर आप सही तरह सुन रहे हैं और आपको पता चल गया कि मैंने सर्विसेज ही बोला है तो आप वही लिखेंगे। तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश तो नहीं है ना। लेकिन मसला वहां आता है जब हमारा ध्यान बट जाता है। अब मैंने सर्विस तक तो आपको समझ आया, लेकिन जब इधर तो ख्याल हाथ में जा रहे हैं, अब पता नहीं चला एंड पे एस बोला या नहीं बोला, ईडी बोला या नहीं बोला, ये मिस्टेक्स हम कर जाते हैं। तो पहला आपने फ्रंट पे बैठना, दूसरा आपने अपना फोकस बनाए रखना है, ठीक है ना। कोशिश करना है कोई ख्याल हाथ ना है, जब डिक्टेशन हो रही है डिक्टेटर पे पूरा फोकस रखे, वर्ड टू वर्ड, कोमा, फुल स्टॉप, जहां उसने बोला है आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए, आपने एज इट इज नकल करनी है उसकी। ये तो थे जो जुगाड़ कह सकते हैं जिसको, ठीक है ना। ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है इसका, ये मैंने इसलिए बताया, अब इतना टाइम भी नहीं है कि इसके प्रॉपर सोल्यूशन की बताता हूँ प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये चीजें ऐड कर लेंगे तो मतलब वो लकीर के फकीर वाला बच्चा भी पास हो जाएगा। लेकिन इसका जो असल सोल्यूशन है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर है। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करते हैं ना, तो ये आप वो पीछे तीसरी लाइन में भी बैठे होंगे ना, नहीं फर्क पड़ता। अगर आपको पता ही नहीं चला मैंने क्या बोला है, एस बोला या नहीं बोला, ईडी बोला या नहीं बोला, आपकी ग्रामर अच्छी है, आप ठीक कर लेंगे इसको। जैसे कॉमन, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं लेट और टू के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ही, शी, इट हो गया, या कोई सिंगल नेम हो गया, उसके साथ हम जो है वो एस लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज, ठीक है ना, इसी तरह इट प्लेज, मतलब ही, शी, इट वगैरह सिंगल के साथ एस लगाते हैं। वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले, इसमें नहीं लगाते। ये कॉमन रूल्स हैं कुछ ग्रामर के।
अगर ये आपको पता है तो आप पीछे भी बैठे हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अगर है वो आगे पीछे तो आगे ईडी आना ही आना है के बाद पास भी आना ना, है पास का तो कोई कंसेप्ट नहीं बनता। अब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कि अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता आवाज आई है नहीं आई, फोकस है या नहीं है, आप ये मिस्टेक ठीक कर लेंगे। प्रॉपर सोल्यूशन इसका यही है कि आप अपनी ग्रामर को ठीक करें। उसके लिए आप प्रॉपर क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है इतना वक्त नहीं होता, तो आजकल यूट्यूब पे हर चीज मिल जाती है। आप यूट्यूब से कोई ना कोई वीडियोस निकालें, पूरी सीरियल होती है। अली ने मुझे थोड़े दिन पहले एक दिखाई थी, कर रहे हो आप वहां से, वो सीरियल है, मैं आपको बेशक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप प्रेपरेशन कर सकते हैं, थोड़े थोड़े लेक्चर सुने ताकि ये चीजें इंप्रूव हो। फिलहाल अगर अभी वक्ती तौर पे अगर तो टाइम मिलता है तो ये शुरू करें साथ थोड़ा थोड़ा, वरना बीए की ग्रामर है ना आफ्ताब अहमद की, उसके एंड पे वो करेक्शंस दी हुई है कुछ इंग्लिश की, वो भी आप पढ़ें तो बड़ा फर्क पड़ता है। यानी मेन इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी ग्रामर को इंप्रूव करें। इंप्रूव करेंगे तो ये आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना, और मजेदार बात है बच्चे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं। अक्सर बच्चों का पेपर चेक करो ना, ईडी नहीं लगाया हुआ, एस नहीं लगाया हुआ, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां तेरे की होती है। और ये जाहिर बात है अगर 350 वर्ड का पैराग्राफ लिखवाया गया, उसमें कितनी दफा ईडी आया होगा, कितनी दफा एससीएस आया होगा, और जब उसकी कैलकुलेशन करें 18 गलतियां यहीं पे पूरी रहती है फेल। तो इनको आपने लाइट नहीं लेना, वहां पे कोमा फुल स्टॉप हर चीज काउंट की जाती है पूरे फोकस के साथ अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो बताया कि अगर ग्रामर इतनी फौरी तौर पे कोई तो इंप्रूव नहीं हो सकती, टाइम लगता है उसको। ये चीजें जो मैंने आपको दो बताई हैं, फ्रंट पे बैठना है और फोकस बनाए रखना है ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। और जब लिखते वक्त लॉन्ग हैंड करते वक्त आपने अच्छे तरीके से समझ के फिर उसको ट्रांसलेट करना है, आगे पीछे देख लेना, लकीर का फकीर नहीं बनना। जैसे मैंने बताया ही शी इट के साथ ये आएगा, जो प्लूरल है उनके साथ ये आएगा, हैव या हैड है। उसके बाद जैसे एक रूल है पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस, ठीक है ना, पास आ रहा हो तो फिर आगे पास चलता है। ये कुछ रूल्स हैं, अगर ये आपको पता होंगे, लेट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है पता होगी तो आप चीजों को, अक्सर टू के बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बच्चों ने लगाई थी, मिस्टेक की होती। अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा जो बच्चे ने क्वेश्चन किया, उसने कहा जी, ये 2-3 बच्चों ने सवाल किया था कि वक्त की कमी है। कुछ बच्चे हैं जो जॉब करते हैं साथ, कुछ जो है वो आगे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेज नहीं होता। अब वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रेपरेशन तो हमसे होती नहीं, और अगर बाज़ का तो ऐसा होता है कि एकेडमी का जो काम है वो भी नहीं मुकम्मल कर पाते, तो एक्स्ट्रा प्रेपरेशन कैसे करें, वक्त मैनेज नहीं हो रहा। अच्छा, इन बच्चों को मैं, मेरी पहली जो है ना वो नसीहत यही है, बल्कि ये एक सजेशन समझ लें कि सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, अपने पूरे दिन को रीशेड्यूल करना है, रिविजिट करें आप अपने पूरे दिन को, गौर करें। बाज़ बात ना ये जो बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिलता, ये समझ रहे होते हैं कि हमें पूरे दिन में ना 2 घंटे पढ़ने के लिए मिलते हैं। अगर ये अपने पूरे दिन को एक दफा दोबारा रिविजिट करें ना, तो पता चलता है भी इसमें से 1-2 घंटे हो रहा है जो सोशल मीडिया पे जाया हो रहे हैं। तो सबसे पहले ईमानदारी के साथ इन बच्चों ने क्या काम करना है, अपने पूरे शेड्यूल को रिविजिट करना है, अपने दिन को रिविजिट करना है, और देखना है कि अगर ये 2 घंटे मैंने अपने पढ़ाई के लिए मुख्तस किए हैं, इसके अलावा कौन से आर्ट्स हैं जो मैं फजूल कामों में जाया कर रहा हूँ। ईमानदारी के साथ, डंडी नहीं मारनी। अगर आपको पता है यार ये घंटा मैं जो है वो फेसबुक सोशल मीडिया पे वेस्ट करता हूँ, या ये घंटा मैं दोस्तों के साथ बिताता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप उस वक्त को भी अपनी पढ़ाई में ऐड करें, फिलहाल छोड़ दें बाकी सारे काम, ठीक है ना। यारियां दोस्तियां चलती रहती हैं, अभी टाइम है पढ़ने का। तो मिसाल के तौर पे आपने रिविजिट किया सारा कुछ, अपना शेड्यूल स्केड्यूल या उसको रीशेड्यूल किया, अब पता लगा पहले 2 घंटे थे अब 4 हो गए हैं, पहला काम आपने ये करना है रीशेड्यूल कर लेना उसको। 4 घंटे जब आपने निकाल लिए, आपको पता लग गया ये 4 घंटे मेरे पास हैं पढ़ने के लिए, अब उस वक्त को आपने डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना है। अब हम क्या करते हैं, पहले वक्त होता नहीं हमारे पास, अब जो सा टाइम होता है ना उसमें भी साथ मोबाइल भी यूज करना होता है हमने, साथ जो है वो कॉल्स अटेंड करनी होती है, फेसबुक चलानी होती है, यूट्यूब, हर काम हमने पढ़ाई के साथ साथ ही करना होता है। अब जो सा काम मैसेज सारों का रिप्लाई भी उसी टाइम पे सारे काम याद आते हैं हमें। तो जो घंटे आपने 3-4 जितने भी आपने निकाले हैं वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होने चाहिए। उसमें मोबाइल आपका रूम से बाहर होना चाहिए, या उसको ऑफ कर दें आप। बाद में लगे करते हैं वो वैसे ही जो है ना उसको साइलेंट पे लगा देते हैं, लेकिन ये भी मोबाइल फोबिया है ना, थोड़ी देर बाद मैसेज आए ना आए, लेकिन दिल करेगा मैं चेक कर लूं शायद कोई आया हो, कोई नोटिफिकेशन आया हो। ये एक साइकी है, आप देखिए ऐसे ही होता है, मोबाइल पड़ा होगा नहीं बजेगा, अच्छा ट्यून ही नहीं बजी तो यार कोई कॉल भी नहीं आई होगी यार, या मैसेज नहीं आया, लेकिन देखना जरूर आया तो नहीं। अच्छा, वो अगर कोई चैनल बनाया हुआ तो 2 मिनट बाद देखेंगे कि व्यूज आ गए वीडियो के, नहीं है। टिकटॉक पे कोई वीडियो चला दी, अब चेक करना यार कितने व्यूज आ गए। ये ऐसी साइकी है इंसान की, चेक करता है बार बार। तो आप उसको बंद कर दें, सबसे बेहतरीन हल है बंद करने के अलावा भी ना उसको रूम से बाहर रखें। अब वो 4 घंटे या 3 घंटे आपने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को देनी है। अब उसमें क्या करना है, क्योंकि टाइम है आपके पास कम। देखिए अल्लाह की बारगाह में ना आपका इखलास देखा जाता है। ऐसे बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ डिसहार्ट ना हुआ करें। अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पास 4 घंटे हैं और वो 4 घंटे आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, तो अल्लाह आपका इखलास देखेगा, ना कि ये देखेगा कि आपके पास आप पढ़ नहीं रहे, आपके पास वक्त नहीं है। जो है उसमें ईमानदारी से कर रहे हैं ना,
तो एक बंदा चाहे 12 घंटे पा रहे हैं, आप 4 घंटे पा रहे हैं, आप भी समझ लें उसके बराबर ही हैं, क्योंकि आप अपना वो वक्त ईमानदारी के साथ पढ़ाई को दे रहे हैं। अल्लाह नियतों को जानता है। अगर आप वो 4 घंटे दे रहे हैं तो आप ये अफसोस ना करें कि मेरा दोस्त 12 घंटे पा रहे हैं। आप ये देखें कि जितना मेरे पास है मैं वो तो ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ ना। उसमें भी आपने, जैसे मैंने एक पढ़ाई का पहले भी मेथड आपको बताया था, वो गेमिंग वाला मेथड याद है ना, उसी को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। आसान चीजों से मुश्किल की तरफ जाना है। अब सिलेबस मैंने आपको बता दिया, उसमें से आप देखेंगे आसान चीजें क्या है। सबसे पहले आसान चीजें शुरू करें ताकि थोड़ा हौसला भी आपका बढ़ जाए, आपको पता लग जाए कि यार मेरी इतनी प्रेपरेशन होगी। क्योंकि अगर 100% है ना, 100 में से तकरीबन 10-15% ही होता है जो मुश्किल होता है, बाकी आसान। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ऑफिशियल है, न्यूज़पेपर है, उसी के अलावा इंस्ट्रक्टर है और कॉमन वर्ड आ गए, उसमें से आप कहते हैं यार इंस्ट्रक्टर थोड़ी मुश्किल लगती है, न्यूज़पेपर थोड़ा मुश्किल लगता है। बाकी 3-4 चीजें जो आसान है, अब उनको आप पहले शुरू कर दें, उससे कम से कम आपको ये हौसला हो जाएगा कि यार मेरी 50 से 60% तैयारी हो गई है, अब मेरी ये रह गई है, मैंने वो करनी है। हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल वाले को पहले पकड़ लेते हैं, उसमें डिसहार्ट भी हो जाते हैं। बाद ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, नहीं हो पाती या मुश्किल लग रहा होता है, मिस्टेक्स ज्यादा आती हैं, फिर जो है ना हमारा स्टेमिना जवाब दे जाता है, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। तो पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाए। जो मेहनती बच्चे हैं जिनके पास वक्त भी है, उनको मैं यही कहूंगा वो मुश्किल से ही स्टार्ट किया करें। ये मैं सिर्फ मेथड उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास वक्त नहीं है। जो कर सकते हैं उनको चाहिए पहले मुश्किल चीजें पहले कर ले, फिर आसान की तरफ आ जाए, टाइम जिनके पास होता है खुला। तो ये इस तरीके से आपने अपने काम को जो है वो करना है। ये इन बच्चों के लिए रिप्लाई था जो जिनके पास वक्त नहीं होता। अच्छा, तीसरा सवाल किया गया था कि अनसीन में इशू आता है, अनसीन नहीं लिखी जाती। मैं S3R मेथड में भी इसका तरीका पहले भी बता चुका हूँ। अनसीन का 2 ही रूल्स, मेजर रूल्स हैं। पहला तो कि आप अपनी थ्योरी को पक्का रखें, आपको रूल्स का पता होना चाहिए। जो थ्योरी वाली बुक है पिटमैन वाली, वो आपने बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि अनसीन के अंदर जो है ना वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते। अच्छा, एक चीज, बच्चे ना डिसहार्ट क्यों होते हैं कि कोशिश करते हैं वो यार अनसीन में ना कोई मिस्टेक ना आए। उनको लगता है कि जब तक कोई मिस्टेक नहीं ना आएगी, 0 पे चले जाएंगे, तब हमारी अनसीन इंप्रूव है। ऐसा नहीं है। देखिए, अनसीन 100% ठीक होना बड़ा ही मुश्किल काम है। जो जॉब करते हैं, जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनकी भी अनसीन बेहतर नहीं होती, वो भी अनसीन में गलतियां करते नहीं। 100% अनसीन का ठीक हो जाना ये मौजूदा ही है, समझ लें। क्योंकि इंग्लिश के अंदर ना नए नए वर्ड्स इजाद होते रहते हैं। आज तक हमने भी इतना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, कोई ना कोई वर्ड ऐसा नजर से गुजरता है जो पहले नहीं देखा होता, जिसको रूल के मुताबिक खुद आउटलाइन बनानी पड़ती है। यानी ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं, आप जितना मर्जी इंप्रूव कर ले, नए वर्ड्स आएंगे। तो इसलिए ये डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है कि अनसीन बिल्कुल ही मुझसे जो है वो 100% क्यों नहीं पिक हो रही। इसमें सिर्फ आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। 95% मांगा हुआ उन्होंने, 95% तक आप रहे। यानी इतनी वोकैबुलरी आपके पास जरूर हो कि अगर आपको 350 वर्ड का पैराग्राफ लिखवाया जाता है तो आप कोई उसमें से 95% वर्ड्स ठीक लिख लें, ठीक है ना। कोई 15-16 या 10 गलतियों के अंदर अंदर आप 10 का आप मार्जिन रख ले, 5 से 10 मिस्टेक के अंदर आप उसको कवर कर ले। अब वो किस तरह कवर होगा कि जितनी ज्यादा वोकैबुलरी होगी आपके पास, उतनी अच्छी अनसीन है। यानी 2 फॉर्मल अनसीन के मैंने आपको बताया। एक तो आपके रूल्स पक्के होने चाहिए ताकि कोई नया वर्ड आ जाए उसको फौरी तौर पे आपने रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है ना, रूल से हटके तो नहीं बनाना। और आपको पता ही नहीं कि आर के रूल क्या है, अब कोई वर्ड आर से आता है, नया आता है, अब रूल्स नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। रूल्स पक्के होंगे, फौरन आपको पता है, जैसे रूम टाइप को वर्ड आया है, एम से पहले आर आ रहा है, आपको पता है डाउनवर्ड लिखना है, टी चे जे इससे पहले अपवर्ड लिखना है। यानी रूल्स आपको पता है, आर स्टार्ट में आता है तो फिर अपवर्ड लिखना है। ये कुछ रूल्स अगर आपको याद होंगे तो आप फौरी तौर पर आउटलाइन बना लेंगे। सेकंड नंबर पे वोकैबुलरी। मैं हमेशा कहता हूँ अनसीन इंप्रूव करनी है तो डेली बेसिस पे 10 से 15 वर्ड्स नए करें जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए। अब पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मीठा। जो जितनी ज्यादा वोकैबुलरी एनहेंस करता रहेगा उसकी अनसीन उतनी ही इंप्रूव होती रहेगी। ये सारा कुछ मैंने हर मेथड आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। फिर भी बच्चे कहते हैं अनसीन नहीं बेहतर हो रही। अगर मैं उनको खड़ा करके यहाँ पूछ लूँ ना तो मुझे पूरा यकीन है वो 10 से 15 वर्ड्स डेली नहीं करते होंगे। अगर आप मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं, आप बढ़ा दें, 15 के 30 वर्ड्स कर दें, डबल कर दें, नए वर्ड सीखें। 2 से 3 महीने में आपकी अनसीन ना बेहतर हुई, मुझे आगे पकड़ लेना। लेकिन एक चीज याद रखनी है, ये नहीं कि वर्ड्स कर करके उसको छोड़ते गए। नए वर्ड जो आ रहे हैं, एक डायरी होनी चाहिए, उसमें वो ऐड हो रही है, वोकैबुलरी आपकी बढ़ती जा रही है। 100 वर्ड्स है उसमें और ऐड होते जा रहे हैं, 200-300 पहुंचते जा रहे हैं। फिर वो रिवीजन भी करनी है आपने। रिवीजन नहीं करेंगे तो वो बात वही होगी, टैंकी में सुराख है, मोटर चला दी थी, पानी निकली जा रहा है जनाब, 6 बार की मोटर सड़ गई है, टैंकी नहीं भरी, वो टैंकी नहीं बनने वाली। अनसीन कभी बेहतर नहीं होगी। तभी बेहतर होगी जब आप रूल्स पक्के करेंगे। 3 अब आपने मेजर, ठीक है, रूल्स को पक्का करना है। दूसरा काम क्या करना है, वोकैबुलरी डेली 10 से 15 वर्ड्स नहीं करने हैं। तीसरा काम, उसको रिपीट करते रहना ताकि जो वोकैबुलरी आपके पास आई है, बाज़ बात बंदे ने वर्ड्स किए होते हैं पेपर में, जब एकदम वर्ड आता है वो आउटलाइन हाथ से गुजरी होती है लेकिन वो कच्ची होती है। सोचने का वक्त वहां तो सेकंड्स की गेम है भाई।
डिक्टेटर ने तो नहीं रुकना कि तुसी कोई 1 मिनट से रुकना, जेन से आ रही है जरा है आगे जरा, ऐसा कुछ नहीं है, उससे बोल के निकल जाना है। सोचने वाला काम नहीं है, सोची पे तो बंदा गया वहां पे, आपने फटाफट जो है वो जेन में जो आउटलाइन आई है फौरी लिख देनी है, ठीक है ना। अगर रूल्स पक्के होंगे, कोई नया वर्ड आया था तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग उसको लिख दें। बाज़ किसी मेजर टॉपिक पे चल रहा होता है पूरा पैराग्राफ, वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है, वर्ड आता नहीं बंदे को, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, 1-2 दफा आया, फौरी आउटलाइन बना रहे उसकी, फिर बार बार वो जब आता रहेगा आपको खुद ही जेन में बैठ जाएगा कि ये वर्ड ये है। बाद में लॉन्ग हैंड के टाइम आप उसकी जो है वो आउटलाइन ठीक कर लें, ठीक है। ये अनसीन का तरीकाकार था उसको बेहतर करने का। नेक्स्ट एक बच्चे ने सवाल किया था कि लॉन्ग हैंड में इशू आता है कि शॉर्ट हैंड पढ़ भी लेते हैं सही, जब लॉन्ग हैंड करने लगते हैं तो तब हमें प्रॉब्लम आती है। इसमें 2-3 इश्यूज हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो घर में उसकी लॉन्ग हैंड की प्रैक्टिस करता ही ना हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में सिर्फ शॉर्ट हैंड करते हैं, लॉन्ग हैंड की आदत नहीं होती। कई अकेडमीज में मैंने देखा वहां तो लॉन्ग हैंड करवाई नहीं जाती रूटीन में, कभी टेस्ट हो गया तो वो अनसीन लिखवा लेते हैं। डेली आपने लिखनी करनी है, घर में भी आदत डाले, कोशिश करें घर के अंदर भी जो है ना वो जो कोई आपने 10-12 दफा 15 दफा प्रैक्टिस किया, किसी एक आधे की लॉन्ग हैंड जरूर लिखें। मिस्टेक्स का पता ही लॉन्ग हैंड से चलता है। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो बड़े अपने आप को फनकार समझ रहे होते हैं, फट पढ़ लेते हैं शॉर्ट हैंड, 120 की स्पीड पे पढ़ लेते हैं, लॉन्ग हैंड नहीं लिखते। पेपर दे के आते हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, यार मेरा तो बेहतरीन पेपर हुआ है। जब रिजल्ट आता है ना तो बेहतरीन रिजल्ट एंड से आता है पता लगता है एंड तो फेल हो गया। अब वो क्या वजह होती है कि मिस्टेक्स का पता इनका भी चला ही नहीं पता ना। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो कैसे पता चलेंगी आपको, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे पता चलेंगी, जब आप लॉन्ग हैंड करेंगे फिर मिस्टेक सामने आएगी। आपने लॉन्ग हैंड देखनी है, डेली चेक करनी है, उसकी मिस्टेक्स को आपने नोट करना है, फिर बेहतर होगी। फिर बच्चे कहते हैं घर में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं, इधर आगे लॉन्ग हैंड किए तो मुश्किल वर्ड्स नहीं पता लगते, मुश्किल वर्ड्स रह जाते हैं। 1000 दफा मैंने कहा कलब के आपको क्या कलब कर रहा हूँ इतनी दफा कि मुश्किल वर्ड्स को रिकॉर्ड करके बार बार प्रैक्टिस किया करें। यार पेड हो गया, डेट हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनमें कभी आपने जो है वो लॉन्ग हैंड गलत हुई आपकी। मुश्किल वर्ड्स में ही करते हो ना गलत, मुश्किल वर्ड की प्रैक्टिस नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ जब पैरा तैयार करते हो उसमें से 10 वर्ड मिसाल के तौर पे मुश्किल है, उसको साइड पे निकालें, अपनी आवाज में उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसको बार बार लिखें, उसके स्पेलिंग करें। बात है कि थोड़ी सी ना वो जैसे अभी वो मैंने किस्सा सुना है ना, शॉर्टकट हम तलाश करते हैं, लंबे रास्ते से नहीं जाना हमने, पता है ना इसको घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा तो घंटा एक्स्ट्रा नहीं देना, बस जल्दी से 15 दफा या 10 दफा कर ली और उसके बाद। अक्सर बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता, अब इतनी दफा कह के 10 दफा 15 दफा प्रैक्टिस किया करो। अब रोज वो मिस्टेक करते हैं, मैं पूछता हूँ प्रैक्टिस करके आए हो, कहते हैं हाँ जी सर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद मैं पूछा कितनी दफा लिखते हो, कहता 5 दफा लिखता हूँ। 1000 दफा कह के यार 5-5 स्पीडें कम से कम किया करो, 90 की 5 दफा लिखो, 100 की 5 दफा लिखो, 110 की 15 दफा तो करो ना कम से कम। अब आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, मुझे कही जा रहे हो कि सर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, भाई अब सही तरीके से कर ही नहीं रहे तो फिर कैसे होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर नतीजा बदलना है ना तो तरीका बदल लो, नतीजा खुद ही बदल जाएगा। 5 दफा कर रहे हो नहीं इंप्रूवमेंट आ रही है ना 10 दफा करो, हाँ नहीं आएगी क्या। अगर मरीज को आराम ना आ रहा हो डॉक्टर मेडिसिन चेंज कर देता है कि नहीं, डोज बढ़ा देता है, हम डोज नहीं बढ़ाते अपनी, हम कहते हैं करो 5 दफा ही लेकिन इंप्रूवमेंट आ जाए। ऐसा नहीं होगा कभी भी भाई, लंबे रास्ते से जाना पड़ना है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ना है, वो गुड़ जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होता जाएगा। तो इसलिए ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका है। नेक्स्ट जो एक बच्चे ने सवाल किया था कि डिफिकल्ट वर्ड्स का नहीं पता चलता और जो नाम आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स का तो मैंने आपको बता दिया क्या तरीकाकार है, सवाल उसका यही था। दूसरा उसने साथ ऐड किया कि जो नेम्स आ जाते हैं, लोगों के नाम आ जाते हैं, शहरों के नाम आ जाते हैं, अब उसको कैसे कवर करें। अब पहली बात तो ये नाम इतने ज्यादा हैं कि आप उनकी आउटलाइन याद नहीं कर सकते, ये मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपको हर नाम की आउटलाइन आती है। अच्छा फिर नाम भी कई ऐसे होते हैं जिनकी आउटलाइन नहीं बनती सही, स्ट्रोक ही सही नहीं मैच होते कि उसको जो है बंदा प्रॉपर आउटलाइन बना सके। इसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे शहरों के नाम है ना और बंदों के नाम है, ये आप याद कर ले जो फेमस हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। अब आपको मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आउटलाइन नहीं आती, लेकिन आपको ये पता है कि करंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, आपको नाम याद है। अब उसने जैसे ही बोला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आगे उसने नाम बोला, नाम आपको याद है लेकिन आउटलाइन नहीं आती। अब आप जैसे मर्जी उसको लिख दे, पता होगा आपको कैसे है, आप उसको ट्रांसलेट करते वक्त खुद ही जो सी मर्जी अपने माइंड के मुताबिक आउटलाइन बना दे। उसने बोला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां फलाना फलाना या मिस्टर फलाना फलाना। अब आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम यही है तो आप उसको कर लेंगे, नहीं पता होगा तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। आपको पता है मिनिस्टर हेल्थ का नाम ये है, वो बोलता है जी मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन आउटलाइन बनाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपको पता है कि मिनिस्टर हेल्थ का नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद ही है, आप कर लेंगे। ये बात समझ गए ना, ये कुछ चीजें होती हैं जी, तो टैगिंग किया करो चीजों को, ठीक है ना, टैगिंग कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। इस तरह जो फेमस नाम है वो आप याद रख लें। हाँ फिर इतने ज्यादा कवर तो नहीं हो सकते,
उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लिखते हो फटाफट जो है वो उर्दू में या जिस तरह भी आप लिख सकते हो, जिस तरह आपको याद रह जाए। हर बंदे का अपना हिसाब होता है। आप देखें जो चीज़ आपको याद रह जाती है आप लिख लें, बाद में उसको फिर ट्रांसलेशन में कर लें, पूछ के किसी से कर लें, पूछ के नहीं कर सकते खुद ही तुक्का मार लें, तो ये चल जाता है। वैसे आपको परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। जो सेक्रेटरीट जैसे लेवल के टेस्ट होते हैं उनमें नाम वगैरह नहीं होते ज़्यादा। ये आम रूटीन में ज़्यादा जुडिशरी के टेस्ट होते हैं, अदालती पैराग्राफ, उनमें नाम बड़े होते हैं। तो वो ये हमारा इसमें जो है वो जुडिशल का इतना अमल दखल नहीं है, इसलिए इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बड़ा सोल्यूशन इसका ये है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अगला जो हमारा सवाल था, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि स्पेलिंग इशू बड़ा है। स्पेलिंग जो है ना, ये उसामा ने मेरा सवाल किया था, कहाँ गया? हाँ, उसामा कह रहा था कि स्पेलिंग जो है वो घर से याद करके आते हैं, लेकिन जब लॉन्ग हैंड करते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, फिर भूल जाते हैं। ये इसका जवाब था, उसने दे दिया। अच्छा मेरी बात सुने, जब आप लॉन्ग हैंड कर रहे होते हैं, स्पेलिंग की बात ना करने लगो, तो कभी ऐसा हुआ जब आपने बुक लिखा हो, टुक लिखा हो या लुक लिखा हो, तो आपको ये कंफ्यूजन हुई हो कि इसमें सिंगल ओ लगना है, डबल लगना है या 3 ओ लगने हैं? कभी ऐसा हुआ किसी के साथ? आपने पेड़ लिखना हो, कभी ऐसा ध्यान में आया कि PAED पेड़ है? कभी ऐसा हुआ हो? क्यों होता है ऐसा? पक्के याद है। ये जो कंफ्यूजन आती है ना, इसका मतलब याद नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? उसका तरीका सही फॉलो करना पड़ेगा। एक तो हम ये मिस्टेक करते हैं कि वक्ती तौर पे हम स्पेलिंग को याद कर लेते हैं। पहली बात तो ये, आधे से ज्यादा बच्चे नहीं लिखते, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैंने कहा जो स्पेलिंग गलत है उसको ऊपर लिख के 2-2 पेजेस लिखे, कोई भी नहीं लिखता। मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद कोई इक्का दुक्का बच्चा देखा हो, नहीं लिखते। पहली बात तो ये है कि जो तरीका है अगर फॉलो करना है फिर ही नतीजा निकलना, अदरवाइज तो नहीं है। मैं तो बता सकता हूँ, पहले आपने उसको बार बार 1-1 2-2 पेजेस लिखने हैं, उसके बाद भी स्पेलिंग की जान नहीं छोड़नी। मैं हमेशा ये करता हूँ, एक डायरी रखें अलग, उसमें आपके वो स्पेलिंग जाएंगे जो आपके कच्चे हैं, उसको भी आपने बार बार रिपीट करते रहना। हम लोग वक्ती तौर पे स्पेलिंग याद करते हैं, वो 4 दिन हमें याद रहता है, फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा वो मिस्टेक आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम वो याद करके भूल जाते हैं। और हमें ये भी नहीं पता था कि ये वर्ड मेरा वीक है, इसके स्पेलिंग वीक है। जब आपने एक 50 वर्ड्स निकाल ली हैं, साइड पे लिख ली हैं, अब आप उसे रिवाइज करते जा रहे हैं, आपके ज़हन में बैठ जाएगा कि ये स्पेलिंग मेरे, इस पे मुझे ग्रिप करनी है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब जिस दिन आप पेपर देने जाने लगेंगे, आप डायरी निकालेंगे, सारे वर्ड्स रिपीट कर लेंगे, एक दफा रिवाइज करेंगे, वो वर्ड्स पक्के हो देंगे। अच्छा, अब आपने वैसे रैंडम याद किए होंगे, पेपर वाले दिन क्या करेंगे मुझे बताएं? अब फिर ढूंढेंगे, याद करेंगे कौन सा स्पेलिंग गलत था मेरा, फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? फिर नवे सिरे से बनाओ। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जब एक पैराग्राफ तैयार करते हैं ना, उसका पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर लिया अपने। उसका फायदा क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपको अटेम्प्ट में, पहली अटेम्प्ट में प्रॉब्लम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप उसका अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर लेंगे ना, मुश्किल वर्ड्स निकाल लेंगे, उसके स्पेलिंग निकाल लेंगे, उस पैराग्राफ में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है वो साइड पे कर लेंगे, ये सारी चीजें साइड पे कर लेंगे, वो एक दफा की मेहनत है, उसके बाद दोबारा तो नहीं आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप वो पैराग्राफ देखने लगेंगे, वो समरी आपके पास तैयार होगी, आपको पूरा पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, आपने वो हिस्सा देखना, तैयार हो गया काम। हम लोग जिस तरह पहले दिन तैयार करते हैं ना, 10 दिन बाद भी उसी तरह दोबारा तैयार करते हैं, टाइम बचाते हैं उस वक्त, लेकिन वो टाइम उतना ही लग जाता है, क्योंकि हर बार दोबारा उसी तरह नए सिरे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहली दफा टाइम लगा लो यार। पहला आपने जो टाइम लगाया, घंटा लगा के पैराग्राफ को सारा समरी उसकी तैयार कर ली, अगली बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आप S3R में ये मेथड बताया हुआ है कि हर पैराग्राफ के साथ एक नया नोट्स के शेप में ना एक पैरा स्टेपल कर देना, उस पेज पे आपने सारी चीजें लिखनी है कि इस पैराग्राफ में ये 10 वर्ड्स मुश्किल है, ये 5 वर्ड्स हैं जिसके मुझे स्पेलिंग इशू है, फिर उसको आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, तैयार हो जाएगा। अब ये जितना सिलेबस मैंने बताया आपने इसकी इस तरह समरी तैयार कर लेंगे, ठीक है ना? ये स्पेलिंग का इशू था। आगे एक बच्चे ने कहा कि रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस करते हैं घर में तो वो बड़ी अच्छी लिखी जाती है, जब अकेडमी में आते हैं, जब आप लिखवाते हैं तो लिखी नहीं जाती। अब इसमें देखें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक चीज नोट करनी है कि घर में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितनी स्पीड पे कर रहे हैं। अक्सर बच्चे वो घर में ना खुद से रिकॉर्ड करते हैं, अब वो जो खुद से रिकॉर्ड की होती है ना, जिसको वो 90 समझ रहे होते हैं, वो 70 होती है। अब वो 70 की प्रैक्टिस घर में करके आते हैं, जब यहाँ 90 भी लिखते हैं तो वो लिखी नहीं जाती। अब उन्हें लगता है घर में तो यार लिखी जा रही थी, 90 में लिख रहा था, वो स्पीड कैलकुलेशन ही नहीं सही आती। सबसे पहले तो ये चीज इंश्योर करें कि आप घर भी स्पीड उतनी ही कर रहे हैं जितनी अकेडमी में हो रही है। मैं पहले भी ये कई दफा बता चुका हूँ कि घर में भी एक्स्ट्रा स्पीड भी किया करें। अगर आप 90 से शुरू करते हैं 110-20 तक करें, मिस होती है कोई बात नहीं होने दे, लेकिन तेज प्रैक्टिस करें आप, ताकि आपको तेज लिखने की प्रैक्टिस हो। ये पहला काम ये हो गया। आपने इंश्योर करना है कि स्पीड मैं उतनी ही कर रहा हूँ, कहीं स्लो स्पीड पे तो नहीं कर रहा, क्योंकि अकेडमी में आपको पता 90 से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आप घर में 70-80 कर रहे हो, यहाँ आके 90 की प्रैक्टिस ही ना होती हो तो वो लिखी ना जाती हो। दूसरा काम आपने क्या करना है कि एक ही रिकॉर्डिंग की आदत ना रखा करें और अपनी ही रिकॉर्ड ना करते रह गए।
अपनी भी रिकॉर्ड की कर ली, उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग से कर ली, उसके बाद किसी और की। नेट से आपको बेशुमार यूट्यूब चैनल से मिल जाते हैं। कभी किसी की डिफरेंट आवाज़ों की आपको आदत होनी चाहिए, एक बंदे की आदत नहीं होनी चाहिए। पेपर में मैंने आगे नहीं लिखवाना, उधर रंग रंग का कोई ना कोई आया था, कभी कोई आया था, कभी कोई। देहात के भी लोग आते हैं जिनका एक्सेंट ही चेंज होता है, तो आपको आदत होनी चाहिए हर चीज़ की। फिर तीसरी सबसे अहम चीज़ इस हवाले से, कोशिश किया करें कि सिर्फ रिकॉर्डिंग्स में ना रहा करें। घर में कोई बहन भाई कोई पढ़ा लिखा उसको कोई मुझे लिखवाए, कभी किसी को कह दिया लिखवा, कभी किसी को कह दिया फिजिकल। बाद बच्चों को सिर्फ रिकॉर्डिंग की हद तक आदत होती है, जब मैनुअली आके लिखते हैं, फिजिकल क्लास लेते हैं, नहीं लिखा जाता। और ये जो ऑनलाइन आजकल बड़ा चला हुआ है ना, ऑनलाइन क्लासेस, उनका यही हाल होता है। ऑनलाइन घर में एक कमरे में बैठ के तो कर लेते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। फिर अक्सर बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है, जब आके अकेडमी में बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाता है, नर्वस हो जाते हैं, फिर नहीं लिखी जाती। अब तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका अच्छी प्रेपरेशन है। देखिए मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसने मैट्रिक का इंग्लिश का उसका सुबह पेपर है, मिसाल के तौर पे 10 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपने प्रेपरेशन करनी है। एक बच्चा वो है जिसने 10 में से 9 जो चैप्टर हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, एक बच्चा वो है जिसने 10 में से 2 किए हैं। अब पेपर में जब जाएंगे किसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा? 9 वाले का। उसको पता होगा कि टोटल 10 है, मैंने 9 तैयार किए, कितना बाहर से आ जाएगा। अगर 10 में से ऑप्शन होगी 8 क्वेश्चन करने, तो मुझे तो 8 के 8 आते होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक आधा बाहर से आ जाएगा। और जिसने 2 किए वो डर डर के जा रहा होगा, ले अभी सारे ही बाहर ही आना है, शायद कोई एक आधा वो उस 2 चैप्टरों में से आ रहे, बाकी सारा बाहर से ही आएगा। अब वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाएगा, जब आपकी प्रेपरेशन नहीं अच्छी होगी। ग्रुप में स्टडी किया करें, ये सहाबा की सुन्नत है, ग्रुप में जो है पढ़ाई किया करते थे। आपस में 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना ले, कभी वो करवाए, कभी लाइब्रेरी में अगर आपको टाइम मिलता है लाइब्रेरी में आके बैठा करें, वहां पे 3-4 दोस्त चले गए, कभी उसने करवाई स्पीड आपने लिखी, कभी किसी ने करवाई लिखी। डिफरेंट आवाजों की रिकॉर्डिंग में भी और फिजिकली भी मुख्तलिफ आवाजों की आदत हो, फिजिकल लिखने की आदत हो आपको, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक बच्चे ने सवाल किया था, आपने किया था S3R वाला, कि S3R मेथड मैंने बताया हुआ है, ये लिंक्स में लगा दूंगा जिन जिनका जिक्र हो रहा है बीच में। अच्छा, लॉन्ग हैंड के वाले से एक और काम आपने करना है, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो ये लेक्चर अटेंड किया था, जो मैंने बनाया था कि हाउ टू अपीयर इन एग्जाम, इस तरह करके कुछ था कि शॉर्ट हैंड का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इस तरह का कोई इसका था। हाँ, वो मैं लिंक लगा दूंगा ढूंढ के वीडियो का। उसमें मैंने बताया हुआ कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो बेसिकली लॉन्ग हैंड का मैंने सारा बताया। आपने वो मेथड जरूर देखना, जब आप शॉर्ट हैंड करके फ्री होते हैं आपने उस मेथड के अकॉर्डिंग लॉन्ग हैंड करनी है, आपकी सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी। उसका लिंक मैं बीच में दे दूंगा, ठीक है ना, उसको भी आपने सुन लेना। तो उस तरीके से, हाँ, S3R की आपने बात की कि कोई और इसके अलावा कोई जिससे मजीद ज्यादा इंप्रूव हो जाए। अब देखिए जितने सवाल आप मैंने आपको बताए हैं ना, ये बच्चों ने किए थे, मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे सवाल भेजें ताकि मैं उसको एड्रेस करूं। ये मैंने इसलिए कहा था कि मैं, हो सकता है मेरे ज़हन में जो सवाल आ रहे हो आपकी प्रॉब्लम उससे अलग हो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप मुझे सवाल बताएं, उनके जवाब मैं दूंगा। अब ये जितने आपने सवाल बताए हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है मैंने S3R में ना बताया हो। जब मैंने S3R मेथड तैयार किया था, मैंने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देखना कोई सवाल उससे बाहर नहीं है, ये हर चीज में वहां पे एड्रेस ऑलरेडी कर चुका हूं। अब 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आप उस मेथड को 100% फॉलो नहीं कर रहे, अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो सबसे पहला काम आपने करना है उसको 100% इंप्लीमेंट करें। मुझे पूरा यकीन है जो बच्चा 100% उस मेथड को फॉलो करेगा ना, ये हो नहीं सकता कि उसकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव ना हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो उसकी शॉर्ट हैंड जरूर इंप्रूव होगी, लेकिन 100% मिनिमम जैसे मैंने बताया है उसी तरह। हाँ, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव भी हो गई है, मजीद आप चाहते हैं कि यार और ज्यादा इंप्रूव हो, ऐसे बच्चे भी तो होते हैं ना। वो जैसे मैंने कहा कि टेस्ट पास करना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट पोजीशन लेना, फिर आप कहते हैं यार इससे भी आगे कोई होनी चाहिए चीज, तो आप उसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। नेक्स्ट लेवल से मुराद, मिसाल के तौर पे मैंने उसमें बताया कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप 2 पे लिखें, आप 3 लिखना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे मैंने उसमें बताया कि आप जनाब 15 स्पीडें किया करें, 5 एक की, फिर 5 एक की, आप 10-10 कर दें, 90 की 10 दफा, उसके बाद 100 की 10 दफा, एडवांस लेवल पे ले जाए। जाहिर बात है फिर जितना उसको इंप्रूव करेंगे, जितना एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, रिजल्ट भी उसी तरह निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये S3R का से हट के अगर आप उसको ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो उसको एडवांस लेवल पे ले जाए। उसके बाद एक बच्चे ने सवाल किया था, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि डिफिकल्ट वर्ड्स की पहचान और याद दहानी। ये भी सामने किया था कि डिफिकल्ट वर्ड्स का मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि किस तरह आपने इसको तैयार करना है। याद दहानी वाली बात वही आ गई कि वो याद नहीं रहते डिफिकल्ट वर्ड्स, रिवीजन, बार बार रिवाइज करें। जो आपने अपनी डायरी तैयार की हुई है, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, वो वर्ड्स पक्के हो जाएंगे आपको। जैसे बुक, टुक, लुक, पेड, ये वर्ड्स याद होते हैं ना, पक्के हैं, रट्टा लगा हुआ है। थ्योरी के पहले दिन से हमने वो पहले चैप्टर में पढ़े थे, वो इतनी दफा यूज हुए हैं कि हमें वो रट्टा लग गया। आपने रट्टा लगा लेना इन चीजों का। तो ये कुछ जो थे ना, ये सवाल थे
जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे थे इसको आपने करना है। लास्ट पे कुछ कामयाबी के हवाले से टिप्स समझ लें। अगर आपने कामयाब होना है एग्जाम के अंदर, जिंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह मैं आपको अभी भी यही कहूंगा कि अच्छी नीयत अपनी कर ले। देखिए, जिस बंदे की नीयत अच्छी होती है ना, अल्लाह ताला उसके काम के अंदर बरकत डाल देता है। अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया, आपने पेपर में अपीयर होना है, आप अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। अगर अच्छी नीयत करेंगे तो आपके काम में बरकत पैदा हो जाएगी, अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों में पास करवा देगा। देखिए, अच्छी नीयत ही अच्छा मुकद्दर है। जिस बंदे की नीयत अच्छी नहीं ना होती, जिसकी नीयत में फतूर होता है, उसकी तकदीर जो है ना, समझ ले वो बिगड़ जाती है। और नीयत का बुरा इंसान मुकद्दर का बुरा होता है। अच्छी नीयत होगी तो आपके काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो पहला काम आपने क्या करना है, अपनी नीयत अच्छी करनी है। दूसरा काम आपने क्या करना है, 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। कभी भी नमाज को कज़ा ना किया करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कभी भी नमाज को मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी की सारी भलाइयां नमाज में ही है। अगर आपने नमाज छोड़ दी है, जितनी मर्जी मेहनत करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मौजन क्या कहता है, या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम घर में बैठ के 10-10 घंटे पढ़ते हैं, वो मेहनत कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मस्जिद में नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए, नहीं मिलेगी कामयाबी, थक जाओगे आप। अगर अल्लाह को वक्त दोगे तो अल्लाह ताला आपके काम आसान कर देगा। अगर अल्लाह को वक्त नहीं दोगे, उसकी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालोगे, अल्लाह ताला आपको थका देगा। सारा दिन मेहनत करोगे, थक जाओगे, नतीजा कोई भी नहीं निकलेगा। अक्सर बच्चे कहते हैं ना, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, टेस्ट नहीं पास होता, इंटरव्यू में जाते हैं, फेल हो जाते हैं। यही कुछ चीजें होती हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे होते। तीसरा काम जो आपने करना है ना, दुरूद पाक की कसरत करें आप। जो बंदा कसरत से नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ता है, एक तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है, और दूसरा उसके सारे काम जो है वो अल्लाह ताला अपने जिम्मा ले लेता है, उसका हर काम आसान हो जाता है। एग्जाम्स का मैंने दुरूद पाक आपको बताया हुआ है, वो पढ़ा करें कसरत से, 100 दफा दिन में आपने पढ़ना होता है, ठीक है ना। उसका भी लिंक मैं बीच में लगा दूंगा, ताकि जो पुराने नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, वो वहां से सारी जितनी भी मैंने आपको वीडियोस एक्सरसाइज से हटके बताई हैं, इसी की डिस्क्रिप्शन में मैं इसके सारे लिंक से लगा दूंगा, ठीक है ना, वहां से आपने कर लेनी है। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं ना, तो आपने 2 काम करने हैं। एक, पेपर को स्टार्ट करने से पहले अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद पाक के साथ रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये दुआ आपने 7 दफा पढ़नी है। इसका फायदा ये होगा कि जो आपने याद किया होगा पेपर में आने से पहले, जो चीजें आप याद करके आए होंगे, वो आपको भूलेंगी नहीं। और लास्ट पे आपने पेपर जो है वो वापस करने से पहले अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद पाक के साथ फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये 7 दफा आपने जो है ना आयत पढ़ के पेपर के ऊपर फूंक देना है। इसका फायदा ये होगा कि जो पेपर चेक करने वाला होगा ना, वो आपके मामले में जो है वो नरमी इख्तियार करेगा, यानी नरमी के साथ आपका पेपर चेक करेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।